नमस्कार दोस्तों, मितवा हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। कहानी का नाम है अहंकार। कथा लेखन आरती खरबड़कर, कथा वाचन स्नेहल जाधव। तो चलिए सुनते हैं। आज रामलाल जी बहुत खुश थे। उनका बेटा रमेश आज अफसर बन गया था। रामलाल जी ने बड़ी मुश्किलों से गुजरकर रमेश को पढ़ाया लिखाया था। वो खेती करते थे और कभी कभी दूसरों के लिए मजदूरी भी करते थे। रामलाल जी खुद पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो पढ़ाई का महत्व अच्छी तरह से जानते थे। रामलाल जी और जानकी जी के दो बेटे थे, रमेश और महेश। रमेश पढ़ लिख कर अच्छा अफसर बन गया और महेश की अभी पढ़ाई चल रही थी। रमेश भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पिता ने उसके लिए जो मेहनत की उससे भली भांति परिचित था। अब रामलाल जी और जानकी जी को रमेश की शादी की चिंता सताने लगी। रमेश अपनी ड्यूटी के कारण शहर में अकेला ही रहता था, इसीलिए वो चाहते थे कि रमेश अपना घर बसा ले ताकि उसे अकेला ना रहना पड़े। रमेश ने अपने माता पिता को पहले ही कह दिया था कि मैं आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। इसीलिए रामलाल जी ने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और उनकी तलाश संध्या पर जाकर रुकी। संध्या एक गरीब परिवार की लड़की थी। दिखने में सुंदर और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। रामलाल जी को ऐसी ही बहू की तलाश थी। वो चाहते थे कि किसी गरीब परिवार की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाए ताकि उसका जीवन संवर जाए। रमेश और संध्या ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। संध्या बहू बनकर घर आ गई। रामलाल जी और जानकी जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए दोनों ने अपनी बहू संध्या को बहू कम और बेटी ज्यादा माना। 2-4 दिन ससुराल रहकर संध्या रमेश के साथ शहर आ गई। रमेश ने अपने माता पिता को भी अपने साथ शहर चलने को कहा, पर उन लोगों का गांव छोड़ने का मन नहीं करता था और अभी बेटे की नई नई शादी हुई है तो सोचा कि कुछ दिन बहू बेटे को अकेले ही रहने दे। इसीलिए वो रमेश और संध्या के साथ शहर में नहीं गए। संध्या और रमेश अब शहर जाकर अपनी गृहस्थी में खुश थे। रमेश जितना अच्छा इंसान था उतना ही अच्छा पति भी था। उसने संध्या को शहर के तौर तरीके सिखाए। रमेश का बड़े बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना था। अब संध्या भी इस सोसाइटी में घुल मिल गई थी। उसका किटी पार्टी में जाना, ब्यूटी पार्लरों में जाना और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना लगा रहता था। अब संध्या थोड़ी घमंडी हो गई थी। अब गांव वाले लोग उसे गंवार लगने लगे थे। वो अब लोगों का स्टेटस देखकर उनसे बातें करती। सास ससुर तो उसे अब फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दिन रामलाल जी की तबीयत अचानक से बिगड़ी तो वो अपना इलाज कराने शहर आ गए। शहर में उनका बस एक दिन का काम था, तो उन्होंने सोचा कि शहर आ रहा हूं तो अपने बहू बेटे से मिलकर ही जाऊंगा। रामलाल जी जिस डॉक्टर के पास इलाज कराने गए थे वो उनके बेटे रमेश का दोस्त था, इसलिए डॉक्टर ने रमेश को फोन कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी। रामलाल जी इलाज कराने के बाद सीधे अपने बेटे रमेश के घर गए। रमेश के घर में किटी पार्टी चल रही थी। संध्या और उसकी कुछ सहेलियां घर पर ही थी। रामलाल जी गेट पर आए और उन्होंने गेट से संध्या के नाम से आवाज लगाई। संध्या ने उन्हें खिड़की से देख लिया, पर वो फिर भी गेट खोलने नहीं गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सहेलियों को ये पता चले कि उसके ससुर गांव से आए एक अनपढ़ इंसान है। उसकी सहेलियों ने जब उसे कहा कि तुम्हारे घर के गेट पर कोई बुजुर्ग इंसान तुम्हें पुकार रहा है, तो संध्या ने बात टालते हुए कहा कि कोई भिखारी होगा, कुछ मांगने आया होगा, और उसने गेट खोला ही नहीं। काफी देर गेट के बाहर से आवाज देने पर भी जब गेट नहीं खोला गया तो रामलाल जी निराश होकर वहां से जाने लगे। तभी रास्ते में ही उन्हें रमेश मिल गया। रमेश को उसके डॉक्टर दोस्त से उसके पिताजी के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। उसे पता था कि पिताजी अभी उसके घर ही गए होंगे, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए सीधा घर पर ही आ रहा था। रमेश रामलाल जी से मिला और उन्हें गाड़ी में बिठाकर फिर से घर ले आया। रमेश की गाड़ी देखते ही संध्या खुशी से चहकते हुए बाहर आई और गेट खोला। जैसे ही उसने रमेश के साथ अपने ससुर को भी देखा, उसका चेहरा उतर गया।
उसने बेमन से ही उनके पैर छुए और रमेश उन्हें अंदर ले आया। अंदर आते ही संध्या की सहेलियां रमेश और रामलाल जी को निहारने लगी। तभी संध्या की एक सहेली बोल पड़ी, वाह संध्या, जीजाजी भी कमाल के हैं, कितना बड़ा दिल है उनका। एक भिखारी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लेकर आए हैं, मानना पड़ेगा। भिखारी? कौन भिखारी? रमेश आश्चर्य से बोल पड़ा। यही अंकल जिनको आप अपने साथ ले आए हैं। काफी देर से गेट से संध्या को आवाज लगा रहे थे, पर आप तो इनको सीधा घर के अंदर ही ले आए। संध्या की सहेली बोल पड़ी, ये भिखारी नहीं है, ये मेरे पिताजी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस घर में खड़ी है वो इनका ही घर है। रमेश ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को भिखारी कहने की? संध्या की ओर गुस्से से देखते हुए रमेश चिल्लाया। संध्या अपना सर नीचे किए वही खड़ी थी। रमेश को गुस्से में देखकर उसकी सहेली अपने अपने घर चली गई। रामलाल जी को काफी बुरा लगा। रमेश तो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने संध्या का सामान पैक कर दिया और उसे मायके छोड़ाया। एक दिन शहर में रुककर रामलाल जी अपने गांव चले गए। उधर मायके में संध्या का मन नहीं लग रहा था। उसे उसके किए पर पछतावा हो रहा था, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि रमेश अब उसकी एक भी नहीं सुनना चाहता था। इधर गांव में आकर रामलाल जी ने अपनी पत्नी जानकी को शहर में हुई सारी बातें बता दी। जानकी जी को भी बहुत बुरा लगा। आखिर संध्या को उन्होंने उनकी बेटी माना था और संध्या ने तो उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। ना तो रमेश संध्या से बात कर रहा था, ना ही रामलाल जी और जानकी जी को संध्या से बात करने देता। इस घटना को हुए अब 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक रामलाल जी और जानकी जी रमेश के पास शहर आए। रमेश जब उनसे मिला तो देखा कि संध्या भी उनके साथ आई। संध्या को देखकर रमेश उससे बात किए बिना अपने कमरे में जाने लगा। तभी रामलाल जी ने उसे रोक लिया। बेटा, अब बहुत दिन हो चुके हैं। बहू अपने किए पर काफी शर्मिंदा है और छोटी छोटी बातें तो पति पत्नी में होती रहती है, पर इसीलिए कोई अपनी बसी बसाई गृहस्थी तो नहीं उजाड़ता। तुम बहू को माफ कर दो, रामलाल जी ने कहा। नहीं पिताजी, इसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है। इसने तो मेरे देवता समान पिताजी का अपमान किया है। आपने अपने खून पसीने से मुझे इतना काबिल बनाया और इस घमंडी औरत ने आपके लिए मेरे घर के दरवाजे बंद कर दिए। मैं चाहकर भी ये सब नहीं भूल सकता। मेरी पत्नी के कारण आपका अपमान हुआ पिताजी, और इसीलिए मैं ही गुनहगार हूँ। संध्या मेरी पत्नी है, इस नाते मैं भी आपका कसूरवार हूँ। आज मैं अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बोलते हुए रमेश के आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, और गलतियां तो हम इंसानों से ही होती है ना। हम सब गलतियां करते हैं, पर हम सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। बहू को अपनी गलती का बहुत पछतावा है। हम चाहते हैं कि तुम संध्या को एक और मौका दो। जानकी जी बोल पड़ी। नहीं माँ, मैं संध्या को माफ नहीं कर सकता। उसने मेरे पिताजी को भिखारी कहा। क्या मैं ये बात भूल जाऊं? रमेश ने कहा। हाँ, भूल जाओ और अपनी शादी को एक और मौका दो। ये हमारी विनती नहीं, हमारा आदेश समझो। अपने माता पिता के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। संध्या को हमने अपनी बेटी माना है, और अपनी बेटी से ऐसी गलती होती तो क्या हम उसको गलती सुधारने का एक मौका नहीं देते? रामलाल जी बोल पड़े। ये सुनते ही संध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर अपने सास ससुर के पैरों में गिर पड़ी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबूजी। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं, यहाँ तक कि आप मेरे लिए अपने बेटे से भी लड़ रहे हैं, और मैंने आपका अपमान कर दिया। कितनी अभागन हूँ मैं, जो अपने देवता समान सास ससुर को पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। जानकी जी ने आगे आकर संध्या को गले लगा लिया। देखो बेटा, अगर संध्या और तुम्हारी शादी टूटी तो उम्र भर मुझे ऐसा लगेगा कि ना चाहते हुए भी मैं अपने बेटे की खुशियों के बीच आ गया। कहीं ना कहीं तुम दोनों के इस तकरार का कारण मैं ही हूँ, और ये बात मुझे पूरी जिंदगी परेशान करती रहेगी कि संध्या बहू को एक और मौका भी न मिला। रामलाल जी ने कहा। नहीं पिताजी, ये सब आपके कारण बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप ऐसा मत सोचिए, रमेश बोल पड़ा। तो फिर तुम मेरी बात मान लो और बहू को एक और मौका दो, रामलाल जी ने कहा।
अब रमेश के पास कोई और चारा नहीं था संध्या को एक और मौका देने के सिवाय। वो अपने माँ बाबूजी को मना नहीं कर सका। 2-4 दिन रमेश और संध्या के पास रहकर रामलाल जी और जानकी जी गांव लौट आए। रमेश पहले तो संध्या से ज्यादा बात नहीं करता था, पर धीरे धीरे संध्या ने अपने बदले हुए व्यवहार से रमेश के दिल में फिर से जगह बना ली थी। माँ बाबूजी भी बीच बीच में शहर आते रहते। संध्या भी उनकी मन से सेवा करती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मितवा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।